Assalamu alaikum students, I hope you people are fine. So basically in our last lecture we have elaborated different aspects of kinetic energy and potential energy, and now it's time to discuss a type of potential energy that is basically named as gravitational potential energy, or we can elaborate or we can abbreviate it as GPE. Okay, so GPE. What is GPE? Gravitational potential energy. What is gravitational? क्या होता है ग्रेविटेशनल? क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके माइंड में? फौरन से एक कॉन्सेप्ट आया होगा कि जो कि अर्थ से रिलेट करेगी, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर्ड होगी, उसको हम स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। सो जल्दी से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टोर्ड एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, ये तो पहली से डेफिनेशन होगी किसकी? एनर्जी की। ड्यू टू इट्स हाइट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। सो ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट से जितनी ज्यादा आप हाइट गेन करोगे वैसे वैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती रहेगी। क्लियर हो गया? इसका मतलब है अगर ये मेरे पास अर्थ है स्टूडेंट्स, क्लियर? अब जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट, आपने चेयर एक उठाई हुई है और आप स्टेयर से कहां जा रहे हो? फर्स्ट फ्लोर पे गए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई। कैसे पता चला? विंडो से चेयर को बाहर फेंक दो, नीचे जाएगी। इजी। आप फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे गए, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। कैसे पता चला? सेकंड फ्लोर से चेयर को बाहर फेंको, नीचे जाते तक बहुत ज्यादा, जैसे ही अर्थ की सरफेस को हिट करेगी तब तक उसकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है अपनी स्टोर्ड एनर्जी ट्रांसफर कर दी काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी जब एक ऑब्जेक्ट सेकंड फ्लोर से नीचे गिरेगा तो एज कंपेयर टू द फर्स्ट फ्लोर, वहां पे सेकेंड फ्लोर की जो ऑब्जेक्ट है वहां से ड्रॉप होगा, वहां से एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगी। यहां से ड्रॉप करो, एनर्जी और ज्यादा होगी। यहां से ड्रॉप करोगे, एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। सो ये लाइन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू इट्स हाइट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड जीपीई। ठीक हो गया? सो ये आप सारे देख लें इमेजेस, इनमें क्या नजर आ रहा है आपको? एक ऑब्जेक्ट को हाइट पे लिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। इजी। ओके, तो फार्मूला की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। सॉरी, आपके पास जीपीई का फार्मूला है और जीपीई मैं नोट करता हूं, जरा बेटा ध्यान दीजिएगा। मैं जितनी ज़्यादा हाइट पे ऑब्जेक्ट को लेके जाता हूं वैसे वैसे उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सो जीपीई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। मैंने एक और चीज़ नोट की कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करूं, कहाँ पे? अर्थ पे लिफ्ट करूं एक चेयर को, और वही एक चेयर को मैं लिफ्ट करूं मून के ऊपर, तो मैं देखूंगा कि मून पे जो चेयर को लिफ्ट करना है वो बहुत आसान है। हो सकता है मैं एक हाथ से चेयर को लिफ्ट कर लूं, लेकिन वही चेयर जब मैं अर्थ के ऊपर लिफ्ट करूंगा तो मुझे दोनों हैंड्स या दोनों आर्म्स का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है जहां पे ग्रेविटी स्टूडेंट ज्यादा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, वहां पे जीपीई की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है आप वो प्लैनेट्स जहां पे जीपीई की वैल्यू ज्यादा होती है, अगर आप वहां पे जाके चीजों को लिफ्ट करोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप वो प्लैनेट्स जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, तो वहां पे जीपीई की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक हो गया? सो जीपीई इज ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एज वेल। इसका मतलब है अगर आप एक हाइट से मास को रिलीज करो और उस ऑब्जेक्ट का जो मास हो वो 10 kg हो, तो वो नीचे आते आते डैमेज कम करेगा। लेकिन अगर मैं 200 kg का ऑब्जेक्ट सेम हाइट से ड्रॉप करूं, बताओ क्या होगा? ज्यादा डैमेज करेगा। क्यों? क्योंकि जीपीई उसमें उतनी ज्यादा स्टोर्ड होगी। सो दैट्स मीन जीपीई इज, इसका कंबाइंड फार्मूला स्टूडेंट्स बना लेते हैं। जीपीई इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mgh। क्लियर हो गया? तो ये एक हमने फार्मूला बना लिया। इजी। अच्छा, अब इसके साथ डेल्टा साइन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हाइट जो है वो ऑल्टर करते रहते हैं। हो सकता है हम इस टाइम यहां से कहां जा रहे हो, ये इसकी हाइट h1 हो, और यहां से हम कहां जा रहे हैं? h2 पे जा रहे हो। तो आपसे कहा जाए कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करके दिखाओ, तो हम इसके साथ डेल्टा यूज कर लेते हैं। सो डेल्टा मीन चेंज इन व्हाट? चेंज इन जीपीई। ओके ओके जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो स्लाइड है ये वाली, इसमें क्या है कि अगर आप रिलेशन चेक करें, सो रिलेशन आपको कहता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट हो गई। इजी। अच्छा, अगर मैं इस रिलेशन को दोबारा लिखूं, जीपीई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू mgh, तो ये mg क्या है? ये तो वेट नहीं है। क्या ख्याल है स्टूडेंट्स?
इसका मतलब है कि जीपीई के अगर आप ग्राफ बनाएंगे जीपीई और हाइट का, तो चूंकि दोनों डायरेक्टली पोर्शन है लिहाजा इनका ग्राफ ओरिजिन से पास होगा और स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन अगर आप इसकी स्लोप फाइंड आउट करोगे तो इसकी स्लोप आपको वैल्यू देगी किस चीज की, mg की वैल्यू देगी स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? सो ये बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी तीन तरह के आपके पास फैक्टर्स हैं एक फार्मूला में, लेट्स सपोज करें मैं ऐसे लिख देता हूं a is equal to bc, okay, where a is directly portion to what, b। सो अगर a b के डायरेक्टली पोर्शन है तो इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और ओरिजिन से पास होगा। लेकिन अगर आप इसकी स्लोप फाइंड आउट करोगे तो आपको थर्ड फैक्टर मिल जाएगा जिसका नाम है c। कहां ये केस हमने किया था? हमने किया था डिफॉर्मेशन के चैप्टर में, f इज इक्वल टू के एक्स, जहां पे f डायरेक्टली पोर्शन था x के। तो हम जब फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बनाते थे तो हमें स्लोप किसका आंसर देती थी, k का आंसर करती थी। आई होप सो आपको याद होगा। सो ये भी आपने नोट डाउन कर लेना, पास पेपर में हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस टॉपिक का नाम हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर? सो मैं एक एग्जाम्पल आपको सिखाता हूं, आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। आपने बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट उस बात को, ठीक है? सो आई होप सो कि ब्लैक स्क्रीन आपको शो हो रही होगी और मैं आपको यहाँ पे एक केस करवाता हूँ जिसमें मैं डिफरेंट पोजीशंस की बात करता हूँ। ओके, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इस टाइम एक ऑब्जेक्ट है, ओहो सो सॉरी पता नहीं मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं लास्ट ट्राई करता हूँ, नहीं तो फिर आपको वैसे ही समझा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ओके ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ओके, और यहाँ पे क्या है आपके पास, अर्थ है और ये उसकी सरफेस हो गई। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो इमेजिन कर ले 20 मीटर है और इसी का जो मास है वो 2 kg है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू स्टूडेंट्स हो गई 10 या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 न्यूटन पर केजी हो गई। क्लियर हो गया? इस टाइम ये ऑब्जेक्ट मैंने इस तरह करके होल्ड किया हुआ है स्टूडेंट्स किसी हाइट पे। इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे इस टाइम इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है स्टूडेंट्स वो कितनी है, 10 जूल्स है। और चूंकि ये रेस्ट पे है लिहाजा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 0 हो गई, क्योंकि रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है। इजी। और यहां पे इस पोजीशन पे, ये पोजीशन ए है इस टाइम, इस पोजीशन ए पे जो टोटल एनर्जी है स्टूडेंट्स वो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इन दोनों की वैल्यूज को सम करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि दोनों का जो आपका आंसर आएगा वो 0 + 10 या 10 + 0 हो गया। तो आपके पास आंसर आ गया 10 जूल, क्योंकि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा है कि नहीं है? गुड। इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैंने रिलीज किया, मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करता है और जब वो डाउनवर्ड मूव करेगा तो उसका हाइट कम होगी उस ऑब्जेक्ट की एज कंपेयर टू द अर्थ सरफेस, लेकिन उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी क्योंकि डाउनवर्ड आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो मैं इमेजिन कर ले स्टूडेंट, इस टाइम यहां पे ये ऑब्जेक्ट पहुंचा है और ये पोजीशन है स्टूडेंट्स, बी पोजीशन है। और इस टाइम जब मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट या ड्यू टू डिक्रीजिंग हाइट चेक की तो स्टूडेंट्स मैंने देखा कि इस टाइम इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 7 जूल रह चुकी है। लेकिन अब इसमें कोई ना कोई एनर्जी है, कोई ना कोई वेलोसिटी है, सॉरी। तो मैंने जब इसकी काइनेटिक एनर्जी चेक की, मास और इसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया 1/2 mv² के फार्मूला में, मैंने जब इनकी वैल्यूज पुट की स्टूडेंट्स, तो मैंने देखा कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी का वो 3 जूल आ रहा है। मैंने अगेन क्या किया, इन दोनों एनर्जीज को सम किया तो मैंने देखा कि मुझे अगेन आंसर स्टूडेंट्स क्या मिल रहा है, 3 + 7 10 मिल रहा है। तो ये तो वही वैल्यू नहीं है जो आपको यहां ए पोजीशन में मिली थी, इसका मतलब है यहां भी सेम आपको वैल्यूज मिली। मैंने चेक किया और ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आया, मैंने चेक किया पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स कितनी है, 5 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो गई, 5 जूल्स हो गई। और अब जब मैंने इनका अगेन सम किया स्टूडेंट्स तो मुझे मालूम हुआ कि 5 + 5 अगेन 10 जूल बन रही है। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर से एनर्जी क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेकिन वही पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। और जब पॉइंट सी पे आपने चेक किया है तो दोनों हाफ हाफ रह चुकी हैं। मैं और नीचे आया तो मैंने यहां पे स्टूडेंट्स पोजीशन डी पे चेक की, क्या
एनर्जी की वैल्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस टाइम कितनी हो गई है, फॉर एग्जांपल 8 हो गई है, और काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मिस्टेक कर दी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस टाइम 2 जाउल हो चुकी है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इस टाइम स्टूडेंट्स 8 जाउल हो गई है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि नीचे आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और नीचे आते हुए हाइट स्टूडेंट्स डिक्रीज होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। सो यहां पे जब स्टूडेंट्स आपने टोटल एनर्जी चेक की, सो 2 + 8 अगेन आपको क्या मिला, 10 जाउल मिला। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये बिल्कुल ऐसे इसी पॉइंट पे देखिएगा, बिल्कुल 0.001 सेकंड पहले, माइक्रो सेकंड पहले आपने जब पोटेंशियल एनर्जी चेक की स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई थी 0 जाउल, और जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपने चेक की तो ये हो चुकी थी 10 जाउल, और यहां से टोटल एनर्जी का जो आंसर आपको अगेन मिला स्टूडेंट्स, वो क्या मिला, डी पॉइंट ई पे अगेन 10 जाउल मिला। तो इसका मतलब आपने यहां से क्या समझा स्टूडेंट्स, इसका मतलब आपने ये समझा कि आपके पास जो एनर्जी है वो बेसिकली कांस्टेंट रह रही है, वो 10 की 10 थी, जहां मर्जी चले जाओ, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ट्रांसफर हो रही थी किस एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। इसी तरह अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर करके उछालूं, तो जब मैंने इसको ऊपर फेंका तो स्टार्ट में इनिशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, बिल्कुल जैसे ही मेरे हाथ से ये रिलीज होने वाला गया, मेरे हाथ में फिलहाल है अभी, जब मैं मूव कर रहा था इस तरह, अब जैसे ये किसी हाइट पे गया तो मैं देख रहा हूं इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो गई। तो इमेजिन कर लें काइनेटिक एनर्जी इस टाइम 6 है, तो पोटेंशियल एनर्जी 4 हो गई, यहां पे गया काइनेटिक एनर्जी 2 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 8 हो गई, और बिल्कुल मैक्सिमम पीक पॉइंट पे गया, लास्ट पॉइंट पे गया, वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या, 10। सो आपको इस केस से मैंने समझाया क्या, मैंने 2 बातें स्टूडेंट समझाई। एक जो बात मैंने आपको समझाई स्टूडेंट्स वो ये कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है एक टाइप से दूसरी टाइप में। काइनेटिक एनर्जी क्या बन रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या बन रही है, काइनेटिक एनर्जी। और इसके साथ साथ आपने देखा कि टोटल एनर्जी कंजर्व रह रही है, एनर्जी लॉस नहीं हो रही, 10 का 10 मिल रहा है आपको, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन ऐसे कर लो। अब हाइट पे जाने से पहले भी आंसर 10 था, हाइट पे वापस आने के बाद भी आंसर 10 मिल रहा है। सो अब आप डेफिनेशन और लॉ क्या बनाओगे, आप एक लॉ बना रहे हो कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड nor or destroyed, it is always conserved. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can transform it to another one form to another form. ये डेफिनेशन है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्व कहते हैं सेव रहना, खर्च नहीं होना। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा? सो एनर्जी खुद से नहीं बनती, ऐसा नहीं है कि मैं मेरी बॉडी इस टाइम 100 जाउल है, मैं 5 मिनट बाद चेक करूंगा 150 होगी, नहीं, खुद से नहीं बनेगी। क्लियर हो गया? सो एनर्जी कैन नीदर बी नॉट बी, खुद ऐसे खुद से खत्म भी नहीं होगी, और लेकिन वो अपनी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती रहेगी। क्लियर हो गया? सो एनर्जी इज कॉन्टिन्यूअसली बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर, सम स्टोर्स सच एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल एनर्जी और इजीली ट्रांसफर्ड। तो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, वो और एनर्जीज में भी ट्रांसफर हो सकती है। इमेजिन करो आपने एक लिया, एक स्टोन लिया, और सामने जो विंडो है उस पर ऊपर जोर से मार दिया। अब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, और चूंकि स्टोन किसी हाइट पे जा रहा है और वो पोटेंशियल एनर्जी है, अब जो टोटल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी किस किस एनर्जी में, आपकी साउंड एनर्जी बन जाएगी, आवाज आएगी आपको, आपकी हीट एनर्जी बन जाएगी। ड्यू टू कोलिजन हमेशा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो आपने देखा जब आप सम करोगे सारी एनर्जीज का, तो इमेजिन करो अगर आपने हाथ से थ्रो करते हुए 50 जाउल एनर्जी देके भेजी है, तो उन सारी एनर्जीज को अगर आप सम करोगे तो तब भी आपका आंसर 50 जाउल ही आएगा। ये बात है स्टूडेंट्स कि टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है। क्लियर हो गया? सो आप हम एक और केस कर लेते हैं, क्योंकि 3-4 मिनट में हम एक और केस स्टडी कर सकते हैं। ओके, स्क्रीन आई होप सो कि ब्लैक स्क्रीन शो हो जाएगी। ओके, मैंने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, ओ भाई ये ओके वाइट स्क्रीन ही लेते हैं दोबारा, सॉरी ले जी, वाइट स्क्रीन अगेन ले ली मैंने, ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा आपने ध्यान से देखना, ये एक पेंडुलम है। क्लियर हो गया? और इस पेंडुलम को मैं यहां से एक स्टोन बांध लिया, एक पेंडुलम बॉब जो है वो बांध दिया, यहां पे ये बांध दिया, ठीक हो गया। अब ये पोजीशन क्या है इसकी, ए पोजीशन है। इस पोजीशन को मैं क्या कह देता हूं स्टूडेंट्स, यहां पे
इस पोजीशन को मैं बी कह देता हूँ, और इस पोजीशन को मैं क्या कहता हूँ, इस पोजीशन को स्टूडेंट्स सी कह देता हूँ। तो मैंने आपके सामने 3 पोजीशन लिख ली हैं। ए, ठीक हो गया, ए लिख ली पोजीशन जो कि इसकी एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम, ये मीन और ये फिर एक्सट्रीम। क्लियर हो गया। अब इमेजिन करो, देखो मैंने इसको धागे से बांध के मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ले गया। अब चूंकि ये इस टाइम किसी खास हाइट पे है, ऐसा ही है ना, ये अर्थ की अगर मिनिमम हाइट है तो ये अर्थ की ये हाइट ज़्यादा है, ए पॉइंट पे हाइट ज़्यादा है, ऐसा ही है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट ज़्यादा और यहाँ पे वेलोसिटी क्या, कम। ठीक हो गया, मिनिमम वेलोसिटी। चले मैं इसको और आसान कर देता हूँ कि हाइट को मैं स्टूडेंट्स में लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैक्सिमम हाइट और वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, मिनिमम है या ज़ीरो है। अब ज़रा मुझे बताइए, अगर हाइट मैक्सिमम है ए पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन एट सम हाइट है, सो ये क्या हो जाएगी, ये तो मैक्सिमम हो गई। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ये हो गई मिनिमम हो गई या जीरो हो गई स्टूडेंट्स, क्योंकि इस टाइम ये रेस्ट पोजीशन पे है, जीरो पे है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो पे क्या, तो तब भी बात ठीक रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। क्लियर हो गया। अच्छा अब इसकी वैल्यूज ले लेते हैं हम। ठीक है, इमेजिन कर लो मैक्सिमम है तो कितनी हो गई 10 जूल, और ये मिनिमम है तो कितनी हो गई 0 जूल। अब जैसे ही इस पेंडुलम को रिलीज करूंगा, आपने देखा कि ये पेंडुलम अब कहां से मूव करेगा, ये पेंडुलम अब इस तरफ आते हुए इस पॉइंट से मूव करेगा। और ये जो एक झूला भी होता है ना जो पार्क में बच्चे ले रहे होते हैं, तब जब वो सेंटर या बी पॉइंट से गुजरेगा तो यहां पे आप देखोगे सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ये बी पॉइंट से बहुत सबसे ज्यादा स्पीड से गुजरेगा। इजी है कि नहीं है। सो यहां पे बी पॉइंट पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चूंकि आपकी हाइट मिनिमम होगी, तो हाइट मिनिमम, वेलोसिटी यहां पे सबसे ज्यादा। इजी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी इमेजिन कर लो, मिनिमम, मिनिमम हो गई। और काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। क्लियर। तो ये इस टाइम 0 हो चुकी है और ये इस टाइम क्या हो चुकी है 10 जूल हो चुकी है। क्लियर हो गया। मैं मैक्सिमम और मिनिमम का वर्ड जानबूझ के यूज कर रहा हूं ताकि कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर देखें बी पॉइंट पे भी तो कुछ हाइट पे है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो वहां पे इसलिए मैंने वर्ड यूज कर लिया मिनिमम और मैक्सिमम का, कि अगर वहां पे अगर इमेजिन कर लो पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल रिमेनिंग रह जाती है तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली उस टाइम 9 जूल होगी। ठीक हो गया, वो एक अल्टरनेट चीजें चलती रहेगी, लेकिन आपको आसान करने के लिए मैं वहां पे 0 ले रहा हूं। सो अब टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या हुई, अगेन कितनी हो गई 10 जूल हो गई। यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी थी, अगेन 10 जूल होगी। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये ऑब्जेक्ट मूव करके अब इस पॉइंट पे चला गया, इस पॉइंट पे क्या है, हाइट अगेन मैक्सिमम हो गई, इस पॉइंट पे आके स्टॉप करेगा तो वेलोसिटी मिनिमम हो गई। अगेन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो गई, मिनिमम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। इजी कि नहीं इजी। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी अगेन इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 10 जूल आ जाएगी। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी अगेन यहाँ पे क्या हो गई स्टूडेंट्स 10 जूल हो गई। इजी। आई होप सो कि ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है ये समझ आ रहा होगा। ठीक हो गया। सो अब ये वाला केस देखें, ये देखें, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। इजी। ये देखें पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम मैक्सिमम है, ये रिलीज होने लगा है, ये देखें नीचे जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई थी, फिर दोबारा इस पॉइंट पे गया तो पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी फिर कितनी होगी 0। और मीन पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ये मीन है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट है। सो एक्सट्रीम पे चूंकि ये एक हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मैक्सिमम हो जाएगी, और सेंटर पॉइंट पे वेलोसिटी 0, वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट। सो नेक्स्ट एग्जांपल में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं, इसी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह, तो आपको ज़्यादा बेहतर इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। आई होप सो। ओके, सो टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम P4 या P2 के कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह शेयर करते हैं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।